ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, उसका जो है पार्ट 16 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, कोई इस वेबसाइट से मिलेगा www.globalitti.org। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो पीडीएफ है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं डेली आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूं कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो आज मैं आप लोगों को डाउनलोड करके भी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। बहुत आसानी, क्लिक करते ही ना तो कहीं और जाना हो, सीधे ओपन हो जाता है आपका वेबसाइट पे ही। ठीक है, तो एक बार मैं हल्का सा आप लोग बता देता हूं, जिनको ये समस्याएं है कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा है उनको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है, सिंपली गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट मिल जाएगी आपको globalitti.org के नाम से। पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। हम लोग नीचे को स्लाइड नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स, इस तरह के जो ऑप्शन है आपको मोबाइल में जनरली नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बना हुआ है, इस पर हम लोगों को क्लिक करना होगा, तब ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। इसमें जो है आईटीआई कोर्स वाला जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे और इसमें आपको मिलेगा फिटर थ्योरी। फिटर थ्योरी के नाम से मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। नया टैब इस तरह से ओपन होगा, नीचे को स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर। ठीक है, हम फर्स्ट ईयर वाले पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे नया टाइप कुछ इस तरह से ओपन होगा, नीचे को स्लाइड करेंगे और हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। भाई क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे फिटर थ्योरी बुक पीडीएफ, मतलब जो फिटर थ्योरी की बुक है, जो पीडीएफ है, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ लिखा हुआ है। यहाँ पे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैंक पीडीएफ पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्लिक करके, जैसे पार्ट 1 वाले पे देखिए, यहाँ पे पार्ट 1 है, आगे न्यू भी लिखा हुआ है, इस वाले पे आप लोग क्लिक करना। जैसे ही देखिए क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह लिखा हुआ है, उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा नीचे लिखा हुआ है। हर एक क्वेश्चन जो है हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में, प्लस इसका आंसर हम लोगों ने जस्ट इसके नीचे यहीं पर दे दिया, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो मोबाइल वगैरह में देखने में। इसमें देखेंगे आप तो पहला पीडीएफ हमारा डाउनलोड हो गया। अब 1 नंबर से शुरू हुआ है, लगभग कितने क्वेश्चन है तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 50, तो वो 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट डाउनलोड करना है। यहाँ चलिए, देखिए यहाँ लिखा है फिटर थ्योरी क्वेश्चन बैंक पार्ट 2। पार्ट 2 वाले पे क्लिक कर लिया हमने, क्लिक कर लिया, देखिए आपके सामने ओपन हो गया। अभी क्या से शुरू हो गया, तो बिल्कुल आसान है, बस आपको वहां क्लिक करना है, सब आपके सामने आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? कि जो सीट मेटल हम होता है हमारा, उसमें नॉच काटी जाती है ना। मैंने बताया था, जब कभी भी सीट मेटल मतलब जो धातु की चादर होती है, पतली सीट होती है, मेटल, मेटल मतलब धातु, सीट का मतलब चादर एक तरह से, तो पतली जो धातु की चादर होती है, हम लोग उससे कंटेनर, आयताकार बॉक्स, वर्गाकार बॉक्स, मतलब अनेक आकृतियां बनाते हैं। तो जब भी हम लोग सीट मेटल से कोई आकृति, कोई बॉक्स, कोई कंटेनर बनाने की कोशिश करते हैं, तो जब उसके ज्वाइंट, उसको बना करके उसमें सिम ज्वाइंट, मतलब सीटों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसे सिम ज्वाइंट कहते हैं। तो जब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके कुछ हिस्से एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, जो कि हमें वो आकृति बनाने में, कंटेनर बनाने में दिक्कत उत्पन्न करते हैं। तो उस जो हिस्सा थोड़ा सा ओवरलैप करता है, उस हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, काट के बाहर निकाल देते हैं। और जो काटा हुआ हिस्सा जो काटा जाता है उसी को नॉच कहते हैं। जो काट करके हिस्सा निकाला जा रहा है ताकि हमारी जो फिगर है या जो हम आकृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसका जो है क्या, जो बॉडी है एक दूसरे पे ओवरलैप न करे, उससे बचने के लिए जो हम लोग हिस्सा काट के निकालते हैं उसी को नॉच कहते हैं। ठीक है, तो नॉच क्या क्लियर हुआ होगा? तो सीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? तो अलग अलग टाइप के नॉच होते हैं, हम लोग सबको देखेंगे कौन सा नॉच कैसा होता है। पहला तो रखा है वायर नॉच। तो वायर नॉच का जो है ना, ये वाला फिगर है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये दोनों किसके हैं? वायर नॉच के हैं। इधर वाला फिगर वायर नॉच के। जब हमें कोई इस तरह से कंटेनर, आपके पास ऐसे सीट होगी, सीट को ऐसे गोलाई में, देखिए पहले सीट दे रखा है, हमारे पास ऐसी सीट थी, अब इस सीट को क्या करते हैं, गोलाई में घुमा लेते हैं। तो जब हमें सीट से गोलाई में घुमा करके बनाते हैं ना इस तरह से, तो इसका जो ऊपर वाला किनारा होता है, तो यह मजबूत हो उसके लिए क्या करते हैं, इसको एक बार मोड़ देते हैं हेम के रूप में। लेकिन मोड़ने से पहले इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं कि वायर, एक क्या करते हैं, एक वायर घुमा देते हैं। फिर वायर ऊपर घुमाने के बाद अब इस वायर के किनारे पे हम लोग मोड़ते हैं, तो इसका जो ऊपर वाला सिरा होता है या परिधि, जो इसका फेयरनेस बन रहा है, जो परिधि बन रहा है, यह क्या हो जाएगा आपका, वो मजबूत हो जाएगा। तो मजबूती के लिए हम लोग इसमें एक वायर डाल देते हैं और उस वायर के सहारे इसको मोड़ देते हैं। तो फिर जब हम लोग इसको वायर डालने के बाद उस वायर एज को मोड़ करके हम लोग वायर एज को जो मोड़ते हैं, तो इसका कुछ हिस्सा ओवरलैप करता है, उसी हिस्से को जो काट करके निकाला जाता है वह वायर नॉच कहलाता है। कि हमने वायर लगाने के बाद जब उसको मोड़ना चाहा ताकि उसके ऊपर की परिधि मजबूत हो जाए, तो मोड़ते समय कुछ हिस्सा ओवरलैप कर रहा था, तो उस जिस हिस्से को हम लोग काट के निकालते हैं वही
वही हमारा क्या कहलाता है, वायर नॉच कहलाता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे वायर नॉच कितना नीचे काटा जाता है, तो जैसे ये हमारी सीट है, इसी सीट को हम लोग मोड़ करके ऐसे कंटेनर बनाएंगे, इस सीट को मोड़ करके ऐसे कंटेनर हमें बनाना है। तो जब इस सीट को हमारी पहले सीधी थी तो इसमें वायर नॉच कितने पे काटा जाता है, तो जो इसमें हम लोग वायर डालेंगे, मैंने बताया ना उसके ऊपरी किनारे पे एक वायर लपेट देते हैं और उसके सारे फिर सीट को मोड़ देते हैं। तो जो वायर यहाँ पे डालना है उस वायर का कुछ ना कुछ क्या होगा, व्यास होगा, डायमीटर होगा। तो उस जो हमारा वायर इस सीट के किनारे पे डालना था उसका जो व्यास है उस व्यास के 3.5 गुना दूरी नीचे छोड़ देते हैं। जो हमारी ये सीट पूरी यहां से यहां थी तो वही देखिए यहां दिखाया गया कि 3.5 गुना दूरी हम क्या करेंगे, उस व्यास का 3.5 गुना दूरी हम लोग क्या करेंगे, 3.5D, मतलब वायर के व्यास का 3.5 गुना दूरी हम लोग नीचे छोड़ करके फिर यहाँ पे क्या करेंगे 30 डिग्री पर, यहाँ पे कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर हम लोग कट लगा देते हैं। वही हमारा क्या होता है, वायर नॉच कहलाता है। कितना पे लगाते हैं, मैंने आपको बताया जो सीट मेटल दिया गया तो इसमें जो वायर हम लोग लगाने वाले, जिस वायर के सहारे इसको मोड़ेंगे तो वायर के व्यास का 3.5 गुना दूरी छोड़ करके नीचे आएंगे और यहाँ पे 30 डिग्री पर वायर नॉच हम लोग बनाते हैं। तो वायर नॉच क्लियर हुआ होगा। स्लैंट नॉच क्या था, स्लैंट नॉच का मतलब होता है तिरछी नॉच। स्लैंट का मतलब क्या, तिरछा। तो यह वाला फिगर जो आपको दिख रहा है ना, यह स्लैंट नॉच का है, ये वाला फिगर, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं पहले यह सीट कैसी रही होगी, हमारी सीट इस टाइप से रही होगी, इस इधर और इधर ऐसे तिरछा किनारों को काट दिया गया, देख ना इधर भी किनारा काट दिया गया, इधर भी किनारा काट दिया गया। तो ये तिरछा किनारा काटा गया तो ये कितने पे लगभग कटा, तो अगर आप यहां से देखना चाहोगे इसका एंगल तो लगभग कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। वही यहाँ पे दिखा रहा है कि जो यह तिरछी नाच काटी जा रही है, जो स्लैंट नाच काटी जा रही है, कितने एंगल पे काटी जा रही है, यह काटी जा रही है आपकी 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे कौन सा नाच काटा जाता है, स्लैंट नाच, जो तिरछा काटते हैं। भाई कोई भी चीज है, यह देखिए मैंने दिखाया ना सीट है, इसको अगर आप ऐसे तिरछा काटेंगे तो ये एंगल क्या बनेगा, 45 से तो बनेगा, ऐसे जब विकर्ण के रूप में बनेगा तो यह हमारा जो स्लैंट नाच होता है, जो तिरछी नाच होती है, ये कितनी भी 45 डिग्री पे काटा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा भी था कि सीट मेटल के कोने पर कौन सा नाच 45 डिग्री कोण पर काटा जाता है। हम देख रहे हैं जो स्लैंट नाच होता है यह 45 डिग्री कोण पर काटा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कई बार यह भी पूछ लेता कि कौन सा नाच 90 डिग्री के कोण पर काटा जाता है, तो 90 डिग्री के लिए हमारा अलग नाच आता है, वी नाच बोलते होते हैं। क्या बोलते हैं, वी नाच बोलते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ फिगर बना देता हूं, उसमें क्या होता है, हमारी मान लीजिए कोई सीट दे रखा है, इस तरह से सीट है, तो इस सीट को हमें क्या करना होगा, एक बार ऐसे 90 डिग्री पे मोड़ देंगे, 90 डिग्री पे इधर से इधर को मोड़ देंगे, फिर सीट को सेंटर से भी 90 डिग्री पे मोड़ेंगे। पहले इधर से 90 डिग्री पे फिर इधर से मोड़ने की कोशिश करेंगे। जब इधर से मोड़ने के बाद इधर वाला हिस्सा 90 डिग्री पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हिस्सा ओवरलैप करेगा। यह हिस्सा ओवरलैप ना करे इसके लिए यहाँ पे 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर, यह कैसा आकृति बन गया, भी जैसा बन गया। इसका एंगल कितना हो जाता है, इसका एंगल हो जाता है 90 डिग्री, मतलब 45 इधर 45 इधर। अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन जा रहा है। तो यह जो होती है कैसी आकृति कट के निकल रही है, वी आकृति कट के निकल रही है, इसलिए इसको वी नॉच कहते हैं। कितने एंगल पे काटा जा रहा है, 90 डिग्री पे काटा जा रहा है। तो अगर 90 डिग्री पूछता तो वी नॉच हो जाता, ठीक है। उसके अलावा स्क्वायर नॉच क्या है, तो जब हमारी नॉच जो काटी जाए वो कैसी आकृति में हो, स्क्वायर आकृति में हो। तो यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ये जो फिगर है इसमें कैसी आकृति बन रही है, तो ये हमारा स्क्वायर नॉच का जो ये वाला है ना। यहाँ पर देखिए इस कोने से भी कैसी आकृति काट के निकाली, अगर मैं आकृति बनाऊं तो इतना हिस्सा काट के निकाला गया, तो कैसा आकृति बन गया, स्क्वायर जैसा बन गया। मतलब पहले पूरी सीट रही होगी ना, तो इधर कॉर्नर से भी एक हिस्सा काटा गया, इधर से भी काटा गया, इधर से भी और इधर से भी। तो यह जो काट कर हिस्सा निकाला गया उसकी आकृति कैसी थी, वर्गाकार थी, स्क्वायर थी, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर नॉच बोलेंगे। फिर आराम से चारों कोने को हम लोग खड़ा कर देंगे, तो फिर उसके बाद क्या कोई भी सिरा आपस में टकराएगा नहीं, ओवरलैप नहीं करेगा। लास्ट है हमारा स्ट्रेट नॉच। तो जब भी कभी सीट को हमें बीच से कहीं से मोड़ना होता है तो वहां पे हम हल्का सा सीधा कट हल्का सा लगा देते हैं, फिर सीट आसानी से वहां से मुड़ जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट नॉच या स्लिट भी बोलते हैं। स्ट्रेट नॉच या स्लिट भी बोला जाता है। तो स्ट्रेट नॉच का फिगर हमारा यह वाला है, ठीक है। यह जो फिगर आपको दिख रहा है किसका है, स्ट्रेट नॉच है, स्लिट किया। देखिए इसमें क्या, अगर मान लीजिए हमें सीट को यहाँ से मोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पे और यहाँ पे कट लगा देंगे, यहाँ पे एक कट लगा, थोड़ा थोड़ा कट लगा करके फिर आराम से वहां से सीट को मोड़ देंगे। तो जब भी कभी हमें सीट को सीधा मोड़ना होता है तो वहां पे हल्का सा कट लगा करके उसे मोड़ दिया जाता है। वो जो सीधा हल्का सा कट लगाते हैं उसी को स्लिट या स्ट्रेट नॉच कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला अगर सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम क्या है। देखिए सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा, मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि जब भी कभी भी हम लोग क्या करते हैं, सीट के धातु को आपस में जोड़ते हैं। सीट के जो
धातु की जो सीट होती है, जो मतलब धातु की जो चादर है, उनके किनारों को आपस में क्या करते हैं, इसको इधर को मोड़ देते हैं, इसको इधर को, दोनों को आपस में फंसा करके जोड़ देते हैं। तो ये जो ज्वाइंट कहलाता है, कौन सा ज्वाइंट कहलाता है, सीम ज्वाइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सीम ज्वाइंट। दो धातु की चादरों को आपस में फंसा करके जोड़ देना वह क्या कहलाता है, सीम ज्वाइंट कहलाता है। तो ये पूछा था कि सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जो ज्वाइंट होता है उसको क्या कहते हैं, सीम कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिगर में देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया कि एक सीट हमारी इधर ऐसे है मुड़ी हुई, दूसरी सीट इसको ऐसे मोड़ करके इसमें डाल दिया गया और आपस में ज्वाइंट बना दिया गया। मतलब एक सीट हमारी क्या है, ऐसे मोड़ दिया गया, दूसरी सीट हमारी कैसे मोड़ दी गई, इधर को मोड़ दी गई। इसको फिर इसके अंदर डाल करके यहाँ पे हम ग्रूवर से चोट लगाएंगे, ज्वाइंट अपना टाइट हो जाएगा, ज्वाइंट बन जाएगा। तो ये जो ज्वाइंट बनता है इसी ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को सीम ज्वाइंट कहते हैं। हेम क्या होता है, तो यह भी बात हम लोग की पहले हो चुकी है कि जब कोई सीट मेटल होता है, कोई सीट की धातु की चादर होती है, तो चादर काफी पतला होता है ना भाई, धातु की चादर पतला होगा तो उसका किनारा ऐसे नुकीला हो जाएगा, किनारा धारदार हो जाता है, तो हाथ कटने का डर रहता है। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा, अगर किनारा भाई धातु की चादर पतली है तो किनारे से उसके क्रैक होने का, फटने का डर रहता है सीट के। तो किनारे से वो क्रैक ना हो या फटे ना, या तो उसके जो धारदार बन गए हैं वो खत्म हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके किनारे को मजबूत करने के लिए, सीट मेटल के किनारे को मजबूत करने के लिए पहले हमारी सीट मेटल ऐसे बिल्कुल सीधी रही होगी। ठीक है, अब एक तो यह दिक्कत है कि यह सीट मेटल क्या है भाई, धातु की चादर है, पतली है, तो उसके किनारे कमजोर है, वहां से वो क्रैक हो सकते हैं, फट सकते हैं। और दूसरा, यह धारदार भी होगा तो हाथों में चोट भी लग सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार मोड़ देते हैं, मान लीजिए कितना 5-6 mm जो भी होगा, इतनी डिग्री पे एक बार मोड़ दिया जाएगा। वही देखिए इस फिगर में दिखाया गया कि पहले सीट सीधी रहेगी, इसको हमने क्या किया, एक बार मोड़ दिया, मोड़ करके अच्छे से हैमर, देखिए मोड़ा जा रहा है यहाँ पे फिगर में कि हमने सीट मेटल को मोड़ा, अच्छे से हैमर से पीट दिया, फिर ऐसे बैठ गया। तो यह जो तैयार हुआ, एक बार हमने मोड़ा है तो यह जो तैयार हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेम बोलते हैं। हेम क्या करता है, सीट के किनारे को मजबूती प्रदान करता है। अब सीट के किनारा क्या हो गया, दो भाई ये मोटा हो गया ना, अब किनारे मजबूत हो गए, वह क्रैक नहीं होंगे, फटेंगे नहीं। और अगर इसी को एक बार और मोड़ दिया जाए, अभी एक बार मोड़ा गया है ना, इसी को एक बार और मोड़ दिया जाए, दो बार जब मोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फिर डबल हेम बोलते हैं। जैसे एक बार मोड़ा हुआ है तो सिंगल हेम बोला जाएगा, दो बार मोड़ दे तो डबल हेम बोला जाता है। क्लियर। नॉच क्या है, तो अभी जस्ट हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, नॉच के सारे टाइप भी देखे, नॉच क्या है समझ में आ ही गया होगा कि जब भी हमारी सीट के कोई किसी भी सीट से कोई कंटेनर, कोई बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो हिस्सा ओवरलैप करता है उसको काट करके निकाल दिया जाता है और उसी को नॉच कहते हैं। ग्रूव क्या है, तो ग्रूव क्या होता है, कहीं पर भी हम लोग क्या, कोई खांचा होता है जो काटते हैं, कहीं पे जो खांचा काटा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रूव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। कि इनमें से ऐसा कौन सा फ्लक्स है जो पाउडर के रूप में यूज किया जाता है सोल्डरिंग में। ठीक है, कौन सा फ्लक्स है जो पाउडर के रूप में सोल्डरिंग में यूज किया जाता है और गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। आप लोग मालूम है कि जब भी हम सोल्डरिंग करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या, एक सोल्डरिंग आयरन होता है जिसके द्वारा सोल्डरिंग की जाती है, जिसको आप लोग लाइट मतलब होता है ना, उसमें प्लग लगा होता है, लाइट में लगा देते हो, सॉकेट में लगा देते हो, तो वह सोल्डरिंग आयरन होता है। और उस पे जो रांगा आप जिसे कहते हैं, जो पतला सा वायर होता है, जिस वायर को आप लोग उस सोल्डरिंग आयरन पे पिघलाते हैं, मतलब जिसके प्लग को हमने सॉकेट में लगा रखा है, जो गर्म होता है उसको सोल्डरिंग आयरन बोला जाता है। जनरली लोग सोल्डर बोल देते हैं, नहीं, इसको सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। और जिस वायर को हम लोग पिघलाते हैं उसके आगे वाले हिस्से पर रख करके, तो जो वायर पिघलाया जाता है उस वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वायर को सोल्डर बोलते हैं। ठीक है, जिससे गर्म कर रहे हैं वह सोल्डरिंग आयरन, और जिस वायर को पिघला रहे हैं वह सोल्डर कहलाता है। और जो क्रीम हम लोग उसमें लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। वो क्रीम लगाई जाती है जिससे कि वो जोड़ आपका सुरक्षित रहे और बाहरी वातावरण से वह उनके गैसों से वो अपक्रिया न करने दे, और वह जो है हमारे सोल्डर वगैरह को पिघलने में भी सहायता प्रदान करता है, आसानी से पिघल सके। ठीक है, एक क्लियर हुआ। तो ये पूछा था पाउडर के रूप में, तो देखिए यहाँ पे यह जो तीनों नीचे वाले दे रखे हैं ना फ्लक्स, यह तीनों कौन से हैं, तो यह जो तीनों फ्लक्स है हमारे, यह हमारे हैं कोरोजिव फ्लक्स। कोरोजिव फ्लक्स क्या है, मैं पीछे के वीडियो में बिल्कुल अच्छे से बता रखा हूं, तो आप लोग पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा हम लोग टाइम खराब नहीं करेंगे। ऐसे फ्लक्स जो हमारे क्या होते हैं, जो अगर हमारे पार्ट्स पे लगे रह जाए तो वहां पे जंग पकड़ने लगता है, ऐसे फ्लक्स को कोरोजिव फ्लक्स कहते हैं। और यह जो एक रेजिन दे रखा है हमारा, यह नॉन कोरोजिव फ्लक्स है। कोरोजिव फ्लक्स को हम लोग इनऑर्गेनिक फ्लक्स भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फ्लक्स भी बोला जाता है ना कोरोजिव फ्लक्स को। जैसे जिंक क्लोराइड है, तो जिंक क्लोराइड को हम लोग किल्ड स्प्रिट भी बोलते हैं। यह कई बार एग्जाम में आपके कॉम्पिटिटिव वाले में पूछ लेता है कि
किल स्प्लिट, मतलब जिंक क्लोराइड का और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किल स्प्लिट के नाम से भी हम लोग जिंक क्लोराइड को जानते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है आपका तांबा पे, तांबा के लिए करते हैं, और पीतल के लिए करते हैं, टीन की चादर के लिए करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसको हम म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, म्यूरिएटिक, म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले को। ठीक है। इसका यूज करते हैं हम जनरली किसके लिए, तो जीआई शीट की, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, जीआई शीट की सोल्डरिंग के लिए। ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट क्या होता है, जब किसी धातु की चादर को हम लोग जिंक में डुबो करके निकाल लेते हैं तो उस पर जिंक की परत चढ़ जाती है, उसी शीट को जीआई शीट कहते हैं। उसके बाद बात आती है अमोनियम क्लोराइड को, इसे हम लोग साल अमोनिक के नाम से भी जानते हैं, साल अमोनिक के नाम से भी जानते हैं किसको, अमोनियम क्लोराइड को। कहां कहां यूज होता है, तो यह हमारा यूज होता है तांबा में, तांबा में यूज होता है, लोहा में यूज होता है। ठीक है। लोहा या फिर कह लीजिए धातु की चादर हो, या फिर स्टील के लिए। और यहीं पे बात किया जाए, एक और हमारा आता है कोरोजिव फ्लक्स में, जो कि ये 3 हो गए यहाँ पे ना, 1 2 3 हो गए। चौथा जिसे हम लोग फास्फोरिक एसिड कहते हैं, फास्फोरिक एसिड। यह किसके लिए होता है, तो यह कई बार एग्जाम में आता है, तो हमें ध्यान देना था कि यह स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है, जो फास्फोरिक एसिड हमारा फ्लक्स है, यह स्पेशली स्टेनलेस स्टील के लिए। किसके लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए। हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा करते करते ज्यादा ही बता दिया, पीछे की वीडियो मैंने काफी डिटेल में बता रखा था, एक बार वहां जरूर देखिएगा। यहाँ पे पूछ रखा था कि पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा फ्लक्स है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है, तो वह जो पाउडर के रूप में वो जो यूज होता है आपका, वह आपका अमोनियम क्लोराइड ही है। क्या है आपका, अमोनियम क्लोराइड। तो जो ऑप्शन डी है आपका ना, वो सही हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जो है हमारा, यह पाउडर के रूप में यूज किया जाता है और वाष्पित हो जाता है गर्म करते समय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है इस सीम के प्रकार का नाम दे। यहाँ पे देखिए सीम ज्वाइंट, मतलब 2 धातु चादरों को जोड़ करके ज्वाइंट बनाया गया है, तो यह कौन सा ज्वाइंट बनाया गया है, यही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है लैप सीम। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में क्या है, यहाँ पे इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया गया कि एक चादर के ऊपर दूसरी चादर चढ़ा दी। मैंने आपको बताया कभी भी एक चादर के ऊपर दूसरी चादर चढ़ा के जोड़ते हैं तो उसे लैप ज्वाइंट बोलते हैं। और अगर दोनों टक्कर में जोड़ी जाए, कैसे, दोनों टक्कर में जोड़ी जाए, ऐसे टक्कर में, अगर टक्कर में है तो बट ज्वाइंट, और एक दूसरे पे चढ़ा दिया गया है, एक दूसरे पे चढ़ा करके जोड़ा गया है इस टाइप से, तो फिर लैप ज्वाइंट। तो हम देख रहे हैं कि यह सीट इसके ऊपर चढ़ा करके जोड़ी गई, इसका मतलब कौन सा सीम है, लैप सीम है। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। डबल सीम कब होगा, जब इस टाइप से, हम लोग पहले भी देख रखे हैं कि ये कैसे बनाया गया था। हमने बात किया था कि यहाँ पे 2 सीटें है, एक सीट देखिए यहाँ पे ऐसे देखा 90 डिग्री पे मोड़ा गया है, दूसरी सीट को ऐसे घुमा के मोड़ दिया गया। या 2 सीटें ए और बी में, एक सीट ऐसे 90 डिग्री पे है और दूसरी सीट हमारी कैसे है, ऐसे घुमा करके मोड़ दी गई है। अब क्या किया जाएगा, जो 90 डिग्री की सीट है इसे उठाएंगे और इसके अंदर ला करके ऐसे डाल देंगे। वही देखिए सी वाले में हुआ है कि इस वाली सीट को हम लोग ला करके इसके अंदर डाल दिए। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस वाले ज्वाइंट को हैमर से पीट करके एक बार मोड़ देंगे। देखिए वही किया जा रहा है, यहाँ हैमर से पीट करके आधा मोड़ा, यहाँ पे पूरा मोड़ दिया गया। तो यह जो लास्ट में हमारा तैयार हुआ, यही क्या कहलाता है, हमारा डबल सिम कहलाता है। तो इस तरह से जो ज्वाइंट बनता है वो हमारा डबल सिम होता है। ग्रुप सिम क्या होता है, तो जब एक शीट मेटल को, जैसे हमारे पास है, एक शीट मेटल को ऐसे मोड़ दीजिए, दूसरे वाले को ऐसे मोड़ दीजिए, इन दोनों को आपस में फंसा दीजिए, इस वाले को और इस वाले को इसके अंदर लगा डाल दीजिए, उनको ज्वाइंट बना दीजिए। तो यही जो बनता है हमारा क्या, ग्रुप सिम कहलाता है। यही मैं इस फिगर में दिखा रखा हूं कि यहाँ से यह सीट ऐसे गई, एक हिस्सा हमारा ऐसे है, जबकि दूसरे हिस्से की बात की जाए तो वह यहां से निकला हुआ है और ऐसे है। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे में इस तरह से जो जोड़ दिए गए हैं, हमारा क्या कहलाएगा, डबल ग्रुप सिम कहलाएगा। चलिए अगला क्या है, डबल ग्रुप सिम कब होगा, तो जब हमारे देखिए यहाँ पे दोनों धातु चादरें, एक को ऐसे मोड़ दिया दूसरे को ऐसे मोड़ा, आपस में फंसा दिया, तो क्या हो गया, हमारा ग्रुप सिम हो गया। लेकिन अगर हमें 2 धातु चादरों को जोड़ने के लिए एक तीसरी चादर के अलग से यूज किया जाए, मतलब 2 को जोड़ने के लिए एक अलग से तीसरा कवर यूज किया जाए, तो उसको डबल ग्रुप सिम कहते हैं। देखिए इसमें वही हो रखा है कि एक हमारा क्या है, यह हो गया हमारा एक सीट, इसको इधर को मोड़ दिया गया, दूसरी सीट को इधर को मोड़ दिया गया,
और इन दोनों सीटों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों सीटों को जोड़ने के लिए एक अलग से तीसरी सीट यूज किया जो इनको ऐसे ऊपर से कवर करके ज्वाइंट कर रहा है। तो इस टाइप का जब ज्वाइंट बनता है तो उसे डबल ग्रुप सिम बोलते हैं। अगर दोनों सीटों को डायरेक्ट आपस में जोड़ दिया जाए ग्रुप सिम, उन दोनों सीटों को आपस में जोड़ने के लिए किसी तीसरे कवर प्लेट की यूज किया जाए तो डबल ग्रुप सिम। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक सीट हमारी इस तरह से थी, दूसरी सीट हमारी इधर से थी, दोनों को हमने टक्कर में रख दिया, दोनों को क्या किया, दोनों को टक्कर में रख दिया। अब तीसरी प्लेट को हमने इस तरह से मोड़ रखा था, अब इस प्लेट को इसमें डाल देंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसको टाइट कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए तीसरी प्लेट की गई, तो इस टाइप का जहां ज्वाइंट बनता है उसे हम लोग डबल ग्रुप सिम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है रिवेट सीट के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। मतलब रिवेट यूज टू अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड, कि रिवेट हेड का प्रोजेक्शन ना आए, मतलब रिवेट का हेड बाहर ना निकले। कहीं ऐसी सरफेस हो जहां पे हम लोग रिवेट लगाए और रिवेट का हेड हमारे सरफेस के ऊपर बाहर ना दिखाई दे, रिवेट के हेड का प्रोजेक्शन ना दिखाई दे, बाहर हो उसका हेड ना दिखाई दे, तो उसके लिए कौन सी रिवेट यूज की जाती है, सबको बारी बारी देखेंगे। पहला देखा पैन हेड रिवेट, तो यह जो आपको फिगर दिख रहा है ना पैन हेड रिवेट का, यह कहां यूज होता है, भारी संरचनात्मक कार्यों में, भारी संरचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क में ना, संरचनात्मक कार्यों में कौन पैन हेड रिवेट यूज किया जाता है। स्नैप हेड रिवेट, तो देखिए स्नैप हेड रिवेट का फिगर यह वाला है, यही आपको रिवेट सबसे ज्यादा देखेंगे, इस टाइप के हेड वाला, इस टाइप के हेड वाला रिवेट आप जनरली देखते हैं तो ये स्नैप हेड रिवेट होता है, यह सबसे अधिक यूज होता है भाई, यही आप ज्यादातर देखते हो भी हो, सबसे अधिक यूज होने वाला रिवेट यही है। और यह एक मजबूत जोड़ बनाता है, मतलब इसके द्वारा मजबूत जोड़ तैयार होता है, मजबूत जोड़ तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी कोनिकल हेड रिवेट। तो कोनिकल हेड रिवेट कौन सा है, तो यह वाला जो फिगर दिख रहा है आपको कोनिकल हेड रिवेट है। इसका यूज कहां किया जाता है, तो हल्के असेंबली कार्यों में। कहां यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है हल्के असेंबली, हल्के असेंबली कार्यों में, या फिर कह लीजिए जहां पर हाथ के द्वारा हैमर चलाकर हमें क्या करना हो, हाथ के द्वारा हैमर चलाकर रिवेटिंग करनी हो, हाथ के द्वारा हैमर चलाकर रिवेटिंग करनी हो, रिवेटिंग करनी हो, तो वहां भी हम लोग यही कोनिकल हेड रिवेट यूज करते हैं। अब बचा लास्ट हमारा क्या, काउंटर संक हेड रिवेट। तो ये काउंटर संक हेड रिवेट का फिगर ये वाला है, ठीक है, यही जो फिगर है हमारा किसका है, काउंटर संक हेड रिवेट का है। इसका जो हेड कुछ इस टाइप से होता है, तो इसको जो इस पार्ट में हम लोग लगाते हैं ना, वहां पे काउंटर होल किया जाता है। काउंटर होल का मतलब है कि जो हमारा पार्ट होगा ना, पार्ट में जो हमारा होल होगा, पार्ट में हमारा जो होल होगा वह इस टाइप से होगा, इधर से भी ऐसे, मतलब काउंटर होल इधर से भी और इधर से भी ऐसे। अब ऊपर चौड़ा हिस्सा है तो ये वाला जब रिवेट जाएगी तो इसकी ये वाला हिस्सा क्या होगा, इसके अंदर जाकर के यहाँ पे बैठ जाएगा अच्छे से, और इसका हेड जो है पार्ट के ऊपर दिखाई नहीं देगा। तो वही है कि मतलब रिवेट के हेड से प्रोजेक्शन से बचने के लिए किसका यूज करते हैं, काउंटर संक हेड रिवेट यूज करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, काउंटर संक हेड रिवेट यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा बंकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। बंकिंग से बचने के लिए, बंकिंग का मतलब है कि बीच में मुड़े ना, सॉरी बकलिंग होगा ना, बंकिंग लिखा है यहाँ पे ना, बकिंग लिखा हुआ ना, बकिंग, ठीक है, जबकि कहीं पे बकलिंग भी कहता है इसको। मतलब बीच में से मुड़े ना हो, ठीक है। बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, यह मैंने आपको बताया था, पीछे क्वेश्चन आया था तो हमने बात किया था कि किनारे से कितनी दूरी होनी चाहिए, तो हमने बताया था कि 2D होना चाहिए, रिवेट के व्यास का दुगुना होना चाहिए। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम में 1.5D मांगता है, ये मैंने बताया था। और कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दूर हो जाएगा, मतलब किनारे से ज्यादा अंदर रिवेट हो जाएगी, तब भी क्या होगा, उन दोनों सीटों के बीच में गैप आने लगेगा। तो कितना अधिक, किससे अधिक दूर नहीं होना चाहिए, तो यह भी हमने बताया था कि सीट की मोटाई से 10 गुना से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। कितना होना चाहिए यह भी बताया था मिनिमम, और कितना नहीं होना चाहिए अभी बात हुआ था। उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि दो रिवेटों के बीच हमारी एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो किनारे से बात हो गई, एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेकर के यहां से एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की जो दूरी होती है क्या कहलाता है, पिच कहलाता है।
एक रिविट से दूसरे रिविट के बीच की जो दूरी होती है वह पिच कहलाता है। और मैंने बताया था यह कितना होता है, पिच बराबर होगा 3d, मतलब जो रिविट का व्यास है उसका 3 गुना दूरी दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और किससे अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए, तो हमने बताया था कि शीट की मोटाई से शीट की मोटाई से 24 गुनी से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। 24 गुनी से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3d से कम नहीं होना चाहिए 24 गुनी से, शीट की मोटाई से 24 गुना से अधिक दूरी नहीं होना चाहिए, और दोनों रिविट के बीच 3d से कम दूरी नहीं होनी चाहिए। 3d मतलब रिविट के व्यास के 3 गुना से कम दूरी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दूरी नजदीक हो जाएगी, रिविट अगर हम ऐसे नजदीक नजदीक लगा देंगे तो क्या होगा, रिविट में होल किया जाएगा। जब रिविट नजदीक नजदीक लगाओगे तो यहाँ पे एक लाइनिंग पड़ने लगेगी, और ये लाइनिंग क्या होगी, एक क्रैक के रूप में बदल जाएगी, और शीट आपकी 2 भागों में फट जाएगी, क्रैक हो जाएगी, अलग हो जाएगी, रिविट आपका बेकार हो जाएगा, रिविट आपका फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग रिविट को नजदीक नजदीक नहीं लगा सकते। जब हमने यहाँ पे रिविट को ज्यादा नजदीक कर दिया तो यहाँ पे एक लाइनिंग पड़ गया, और ये लाइनिंग क्रैक के रूप में बदल गई, और क्रैक होकर सीट अलग हो गई, फट गई। ठीक है, क्रैक आ जाएगा कब, जब हमारा यह रिविट ज्यादा नजदीक हो जाएगा। तो इसलिए रिविट को ज्यादा नजदीक नहीं कर सकते, कम से कम कितना रख सकते हैं, तो इससे कम नहीं रख सकते, 3d से कम नहीं रख सकते। यही मैं बता रहा हूं। तो कह रहा कि बकलिंग से बचने के लिए रिविटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, तो मैंने बताया क्या है, 3d है। ऑप्शन क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ज्यादा दूरी रखेंगे, मान लीजिए 3d मैंने बोला ना कि कम से कम या ज्यादा इससे इतना दूरी होना चाहिए। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे दूसरा मैंने बताया कि शीट की मोटाई से 24 गुनी से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप शीट की मोटाई से 24 गुना से अधिक दूरी कर देते हो तब क्या होगा, तब देखिए दोनों रिविटों के बीच में जो सीट होगी इस तरह से खुल जाएगी, इनमें गैप आ जाएगा। इसलिए हम दूरी को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि अगर दूरी को ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से गैप आ जाएगा। और अगर एक किनारे से पूछता किनारे से कितनी दूरी पे होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं शीट के किनारे से कितना दूरी होना चाहिए, तो यह होना चाहिए कितना, आपके निम्मी के अनुसार 2d होना चाहिए। जबकि यूपीआर जनरल में जो आपका एग्जाम में हुआ था तो वहां पे उसने 1.5d सही माना था। किनारे से रिविट के व्यास के दुगनी दूरी होनी चाहिए, निम्मी में आपके दिया हुआ है। ठीक है, इतना होना चाहिए। और किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ज्यादा दूरी, तो शीट की मोटाई से शीट की मोटाई से 10 गुना से अधिक दूरी नहीं होना चाहिए, 10 गुना से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है। देखिए गैस वेल्डिंग में क्या होता है हमारा, गैस वेल्डिंग में जनरली हमारे यहाँ पे मैंने फिगर ले रखा था कि 2 सिलेंडर होते हैं, एक एसिटिलीन का सिलेंडर होता है, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। एसिटिलीन का जो सिलेंडर होता है मैरून कलर का होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक कलर का होता है। इनमें इस तरह से 2 पाइपें निकली होती है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडर से दोनों पाइपें आकर के एक यहाँ पे इसके साथ जुड़ती है, जिसे हम लोग ब्लो पाइप या फिर गैस वेल्डिंग टार्च कहते हैं। इनमें ये दोनों पाइपें जुड़ती है, यहाँ पे दोनों गैसें आपस में मिलकर के आगे यहाँ पे ज्वाला के रूप में जलती है। ठीक है, तो ये हमारा गैस वेल्डिंग है। तो जब यहाँ पे ज्वाला के रूप में जलता है तो फिर अलग से हम लोग क्या यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक हमारा वायर होता है, और वायर के चारों तरफ हमारा क्या चढ़ा होता है, फ्लक्स चढ़ा होता है। वायर के चारों तरफ हमारा फ्लक्स चढ़ा होता है, यह इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ से जब ज्वाला निकलेगी तो इलेक्ट्रोड को आगे करेंगे, यहाँ ब्लो पाइप से ज्वाला निकलेगी तो इलेक्ट्रोड पिघल करके उस ज्वाइंट में भर जाएगा और हमारा ज्वाइंट तैयार हो जाएगा। तो यह गैस वेल्डिंग होता है। तो पूछा स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट देता हूं कि जनरली जब भी हम वेल्डिंग करते हैं ना, तो जो फिलर रॉड लिया जाता है, हम कोशिश करते हैं कि जिस मटेरियल की हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, जिसका बेस मेटल है उसी का फिलर रॉड भी होना चाहिए। मतलब जिसका हमारा बेस मेटल है, अब कहोगे आप बेस मेटल क्या है, बेस मेटल क्या है, तो जिन 2 धातुओं को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ा जाता है, मान लीजिए 2 पार्ट इन दोनों को वेल्डिंग के दौरान आपस में जोड़ना है, तो जिन 2 पार्टों को हम लोग वेल्डिंग के दौरान आपस में जोड़ते हैं, इन्हीं पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बेस मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस मेटल कहते हैं। तो इन पार्टों को अगर आपस में हमें जोड़ना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये किसका है। अगर हमें पता चला कि ये जो दोनों पार्ट है हमारे किसके हैं, तो ये दोनों पार्ट हमारे मान लीजिए माइल्ड स्टील के हैं। किसके हैं, ये दोनों पार्ट माइल्ड स्टील के हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पार्टों को जोड़ने की जो फिलर रॉड यूज करेंगे वो अभी किसका लेंगे, तब हम फिलर रॉड भी हम लोग माइल्ड स्टील का लेंगे। रॉड आयरन का अगर दोनों पार्ट है जिसको हमें जोड़ना है, जो बेस मेटल है, या कह लीजिए जिन 2 पार्टों को हमें जोड़ना है वो किसके हैं, रॉड आयरन के, तो हम कोशिश करेंगे जो हमारा फिलर रॉड होगा वो भी रॉड आयरन का होगा।
ठीक है। तो यह एक हिंट है जिससे आप क्वेश्चन को यहां पे पकड़ लोगे कि मतलब जिस मेटल को हमें जोड़ना है उसी मेटल का हमारा फिलर रॉड भी होना चाहिए। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पूछ रहा है स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के, किसका वेल्डिंग करना है हमें, स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग करना है। किसका करना है, स्टेनलेस स्टील का करना है। इसका मतलब जो हमारे पास फिलर रॉड होना चाहिए वह भी किसका होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, प्योर एल्यूमिनियम है, कॉपर सिल्वर एला है, कोलंबियम स्टेनलेस स्टील। देखिए यहाँ पे है ना स्टेनलेस स्टील, हमें स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग करना है तो हमें फिलर रॉड भी स्टेनलेस स्टील का चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिखा रखा है, पूछ रखा है कि इस गैस वेल्डिंग में कौन सा दोष है। देखते हैं हम लोग कौन सा हम देख रहे हैं कि यह दोनों बेस मेटल है, मतलब जिन दो पार्टों को जोड़ना होता है उसी को बेस मेटल कहते हैं। तो यह दोनों पार्ट जोड़ा जाना था तो यह बेस मेटल हो गया। पर हम देख रहे हैं कि जो फिलर रॉड हम इसमें पिघला करके डाल रहे थे ये तो ऊपर ही जम गई ना, ये यहीं पे इतना जम करके रुक गई, मतलब बेस मेटल पिघला ही नहीं। नॉर्मली वेल्डिंग में क्या होता है, फिलर रॉड जो है हमारी वह भी पिघलती है, यह दोनों बेस मेटल, जिन दो पार्टों को जोड़ना है दोनों बेस मेटल भी पिघलेगा, फिलर रॉड भी पिघलेगा, तीनों पिघल करके आपस में क्या करेंगे, या दोनों बेस मेटल भी पिघलना चाहिए और फिलर रॉड भी, या तीनों आपस में पिघल करके मिल जाते हैं और फिर एक मजबूत जोड़ बनाते हैं। मतलब जोड़ने के लिए दोनों बेस मेटल के साथ फिलर रॉड तो पिघलता ही है, साथ में दोनों बेस मेटल भी पिघलते हैं, फिर तीनों पिघल करके आपस में घुल जाते हैं और मिलकर के मजबूत जोड़ बनाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था ना कि अगर स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील का फिलर रॉड होगा, क्योंकि भाई स्टेनलेस स्टील भी पिघलेगा और फिलर रॉड भी सेम वही मेटल होगा, तो तीनों आपस में मिलकर के अच्छे से ज्वाइंट बना लेंगे। अलग अलग मेटल होगा तो ज्वाइंट ठीक से तैयार नहीं होगा ना। इसीलिए मैं बोला था कि जिस पार्ट को जोड़ना है उसी का हमारा फिलर रॉड भी होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि तीनों पिघल करके आपस में मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ फिगर में क्या दिखा रखा, फिगर में दिखा रखा है कि ये बेस मेटल जैसे का तैसा रह गया, बेस मेटल तो पिघला ही नहीं, जबकि ये फिलर रॉड पिघल करके यहाँ ऊपर जम गया। तो आप क्या कह सकते हो कि भाई यहाँ भी यही दिखाया गया कि दोनों साइड देखिए, यहाँ पे क्या फिलर रॉड यहाँ पिघल के जम गया, यहाँ पिघल के जम गया, लेकिन बेस मेटल अंदर सेम टू सेम वैसे ही बचा है। यहाँ पर भी फिलर रॉड यहाँ पे पिघल के जम गया, बेस मेटल वैसे ही है, क्योंकि बेस मेटल नहीं पिघल रहा, सिर्फ हमारा फिलर रॉड पिघल करके वहीं जम जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे किस चीज की कमी है, लैक ऑफ फ्यूजन, पिघलने की कमी है, ये पिघल नहीं पा रहा, पिघलने की कमी है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये जो दोष है कौन सा है, पिघलने की कमी है, लैक ऑफ फ्यूजन है, यह सही से पिघल नहीं पाया है। क्लियर, कुछ सोचना नहीं है भाई। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिलर रॉड हमारा रह गया और बेस मेटल पिघला ही नहीं, किसकी कमी रह गई, पिघलने की कमी रह गई, तो लैक ऑफ फ्यूजन, पिघलने की कमी। पोरोसिटी क्या होता है, यह फिगर आप लोग देख रहे होंगे। देखिए इसमें दो चीजें होती है, ब्लो होल्स और पोरोसिटी। आप देख रहे हैं ये जॉइंट हमारा क्या, दोनों बेस मेटल पिघला है, फिलर रॉड पिघला है, तीनों पिघल करके आपस में मिल गए हैं और यहाँ पे जॉइंट बनाया। तो यह जो वेल्डिंग के द्वारा जो पिघल करके आपस में मिलते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वेल्डिंग बीड। क्या बोला जाता है, वेल्डिंग बीड बोलते हैं। वेल्डिंग बीड का मतलब जो हमारे बेस मेटल और हमारा फिलर रॉड जो पिघल करके आपस में मिलकर के जो जॉइंट तैयार किए, इसको वेल्डिंग बीड बोला जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं दो तीन ब्लो होल्स हैं, नीचे क्या है ऐसे होल्स टाइप का बना हुआ है, इसको दिखा रहा है कि यह क्या है, ब्लो होल्स है, और ऊपर हमारा क्या रहती है, पोरोसिटी रहती है। और क्वेश्चन में भी ऑप्शन में पोरोसिटी था। तो इसमें क्या होता है ना कि जब हम मेटल को क्या करते हैं, जब यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे थे तो हमारा जो बेस मेटल पिघल गया होता है और फिलर रॉड भी पिघल करके आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद उसमें क्या होता है, कुछ वायु भी अंदर चला जाता है, बाहर से वातावरण में जो वायु है वह भी इस मेटल के अंदर चला जाता है। फिर जब मेटल सूखने लगता है ना, मतलब जो हमारा यह बीड तैयार हुआ है, जब यह सूखने लगेगा भाई, क्योंकि पिघला हुआ है, तीनों पिघल के आपस में मिल गए हैं, जब यह सूखने लगेगा तो जो ये वायु है यह निकल के ऊपर से निकल के बाहर, मतलब अपना सरफेस पर आकर के बाहर निकलना चाहेंगे। जो पिघलने लगेगा तो वायु क्या है, बाहर निकलने लगेगी। जब बाहर निकलेगी तो यहाँ पे पता चला मेटल पिघल गया होगा, सूख गया होगा। जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो वायु जहां से स्थान छोड़ेगी वहां पे होल्स रह जाएंगे, तो वही ब्लू होल्स बोला जाता है। ठीक है, और वो वायु जब ऊपर आती है तो पता चला कि ऊपर की जो सरफेस है तब तक, क्योंकि कभी भी होगा पहले ऊपरी परत सूख जाएगी, अंदर के धीरे धीरे सूखेंगे, सबसे पहले कौन सा सूखेगा, ऊपर का। तो जब वो वायु हमारी बाहर निकलना चाहेगी तो पता चला ऊपर की परत हमारी सूख करके हार्ड हो चुकी है, तो अब वायु बाहर ना निकल करके यहाँ आकर के फंस जाएगी, तो ऊपरी सतह क्या हो जाएगी, भाई वायु यहाँ पे है तो वह खोखला टाइप का हो गया, उस संरचना पोरोसिटी बन जाती है। ये क्या बन जाता है, हमारा पोरोसिटी बन जाता है, जोड़ कमजोर हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन क्या है, देखिए लास्ट में लिखा हुआ ना, अपूर्ण पेनिट्रेशन। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का मतलब गहराई तक जाना, पेनिट्रेशन का मतलब क्या, गहराई तक जाना। इनकम्प्लीट मतलब नहीं गया, अपूर्ण रह गया। मतलब जो हम वेल्डिंग कर रहे थे ना, वेल्डिंग में क्या हुआ कि वह हमारा जो बेस मेटल पिघल करके, फिलर रॉड पिघल करके उसे अंतिम गहराई तक जहां तक पहुंचना था, वह गहराई तक पूरा पहुंचा नहीं।
क्या हुआ, वह गहराई तक पहुंचा नहीं, यहीं तक पता चला भर करके आपका हो गया। और उसकी जो स्लैग वगैरह है, पता चला स्लैग आकर के पिघल के यहाँ भर गया, तो वह क्या होगा, जोड़ कमजोर हो जाएगा। मतलब जो हमने वेल्डिंग किया तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, वो गहराई तक पूरा अंदर तक नहीं पहुंच पाया, ऊपर ही सब आपस में पिघल करके आपस में जुड़ गए, नीचे नहीं पहुंच पाया, तो वह इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। नोजल हमारा क्या करे, जो नोजल है, नोजल किस में आएगा भाई, नोजल गैस वेल्डिंग में आता है। अभी हमने पीछे दिखाया था ना, गैस वेल्डिंग में क्या होता है, 2 सिलेंडर होते हैं, एसिटिलीन के सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर, उन पे रेगुलेटर लगे रहते हैं, उनसे वो कनेक्ट होकर के आता है गैस वेल्डिंग टार्च में, जिसे हम लोग गैस वेल्डिंग टार्च या ब्लो पाइप भी कहते हैं। और उसके आगे लगा होता है नोजल, उसी ब्लो पाइप के या गैस वेल्डिंग टार्च के आगे क्या होता है, लंबी सी नोजल होती है, और नोजल में से फिर हमारी फ्लेम बाहर निकलती है। तो वही कह रहा है कि यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है, नोजल बोल दिया, इसका मतलब है गैस वेल्डिंग की बात कर रहा, किसको छू रहा है, मोल्टन पूल को छूता है, तो क्या होगा, मोल्टन पूल क्या है, तो जब हमारा मेटल, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं, जो फिलर रॉड पिघलती है और हमारा बेस मेटल भी पिघलता है, तो तीनों पिघल करके जो लिक्विड घोल बनाएंगे ना, बाद में सूख करके जोड़ बनाते हैं। तो जब शुरू में पिघलेंगे दोनों, जब बेस मेटल पिघलेगा और जो फिलर रॉड पिघलेगा, तो वो मिल करके जो जितना पिघला हुआ एरिया होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोल्टन पूल कहते हैं। पूल का मतलब नहीं आ रहा है, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, ऐसा जैसे पानी टाइप का आ रहा है दिमाग में ना, तो वही चीज है। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में मैंने दिखाने की कोशिश किया है, यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये तो वेल्ड मेटल है, इधर दिखाया जा रहा है कि वेल्डिंग होने के बाद, या इधर वाला जो एरिया इस तरह से लाइनिंग खींच करके, या क्या है, वेल्डिंग करते हुए हम आगे को बढ़ रहे हैं, तो वेल्ड करने के बाद यह बना, तो वेल्ड मेटल है, वेल्डिंग के बाद बना। अब यहाँ पे क्या है, यह हमारा इलेक्ट्रोड है, या क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड कहिए या फिलर रॉड कहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आर्क बनेगी, ये उसका देखिए, दरअसल यहाँ पे फिगर है ना, ये जो फिगर है हमारा इलेक्ट्रिक आर्क वाला है, ठीक है। ये दोनों में भी सेम वही कहानी है, दोनों में उसमें क्या ज्वाला जलती है, इसमें आर्क बनता है। तो जब ज्वाला जलेगी हमारी या आर्क बनेगी, तो यहाँ पे हम फिलर रॉड भी लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ बेस मेटल हमारा पिघलेगा और फिलर रॉड भी पिघलेगा, सब मिलकर के यहाँ पे क्या करेंगे, या घोल बनाएंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल्टेन पूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोल्टेन पूल बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारा जिसकी वेल्डिंग कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, बेस मेटल है, ये हमारा बेस मेटल है। क्वेश्चन में बोला था कि जब नोजल मोल्टन पूल कुछ हुए, मतलब जिसके द्वारा जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं, तो उसके आगे का जो नोजल है, जो आगे का नोजल है, अभी देख लेते हैं, आगे शायद फिगर भी होगा, ये देखिए, तो आगे यही नोजल है हमारा, ठीक है। ये ब्लू पाइप या गैस वेल्डिंग टार्च हो गया, और ये नोजल हो गया। नोजल से हमारी क्या होती है, आगे हमारी गैस पे मतलब ज्वाला आगे जलती रहती है। तो अगर ये नोजल ही हमारा मोल्टन पूल को छूने लगे, यही क्वेश्चन में बोल रहा है, नोजल क्या करे हमारा, नोजल जो है इस मोल्टन पूल को छूने लगे, नोजल भाई थोड़ा दूर रहना चाहिए ना, यहाँ पे जो पिघला हुआ मेटल है, इसी में आके हमारा क्या हो, नोजल भी टच करने लगे। जब नोजल टच करेगा तो नोजल की टिप, भाई वैसे ही फ्लेम निकल रहा है, काफी गर्म है, और यहाँ मेटल पिघला हुआ, अगर इसमें टच कर गया तो टिप और ज्यादा गर्म हो जाएगा। जब टिप हमारी नोजल की ज्यादा गर्म होती है, तो एक तेज आवाज आती है और गैस जलना बंद हो जाता है। मतलब एक तेज आवाज के साथ हमारा क्या होता है, फ्लेम बुझ जाता है। जब नोजल की आगे की टिप ज्यादा गर्म हो जाती है, तो एक तेज आवाज के साथ हमारा फ्लेम बुझ जाता है। तो यहां पे बोला था कि नोजल का जो है वो मोल्टन पूल को छूता है। एक तो नोजल से ज्वाला निकल रही है, एक तो वैसे ही वो नोजल गर्म है, और आपने यहाँ मोल्टन पूल में टच करा दिया वेल्डिंग करने में, तो झटका से क्या होगा, और ज्यादा गर्म हो जाएगा, और तेजी की आवाज के साथ फ्लेम उसकी बुझ जाएगी। जब ऐसा प्रोसेस होता है तो उसे बैक फायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैक फायर। मतलब अगर हमारा वेल्डिंग करते समय नोजल मोल्टन पूल से छू जाएगा, तो वह अचानक से हीट होगा, जिस वजह से तेजी से आवाज के साथ उसकी फ्लेम जलना बंद हो जाएगी, और इस चीज को हम लोग बैक फायर कहते हैं। कि अगर तेजी से आवाज के साथ हमारे फ्लेम जलना बंद हो जाए नोजल से, तो उसको बैक फायर बोला जाता है, ठीक है। फ्लैशबैक क्या होता है, तो देखिए फ्लैशबैक नाम से लग रहा है ना, फ्लैश का मतलब आपके मोबाइल में जैसे फ्लैश जलता है, जल रहा है, लेकिन कहां जल रहा है, बैक में जल रहा है, पीछे जल रहा है। मतलब जो हमारा नोजल है, जो हमारा क्या है, नोजल है, पता चला हमारा क्या, नोजल के अंदर फ्लेम जलने लगे। बाहर जलना चाहिए था फ्लेम, लेकिन हमारा फ्लेम कहां जलने लगे, उल्टा बैक, मतलब पीछे से नोजल के अंदर हमारा क्या फ्लेम जलने लगे, तो उसको फ्लैशबैक कहते हैं। फ्लैशबैक किसको कहेंगे, जो हमारा फ्लेम है अगर वो उल्टा बाहर ना जल करके नोजल के अंदर उल्टा फ्लेम जलने लगे, तो उसको फ्लैशबैक बोला जाता है। और अगर फ्लेम जलते जलते तेज आवाज के साथ बुझ जा रही है, तो बैक फायर बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। तो ये जो फ्लैशबैक होता है, ज्यादातर खतरा कब होता है, तो जब बैक फायर होता है ना, उसी टाइम खतरा रहता है, उसी टाइम हमारा ज्यादातर फ्लैशबैक भी होने का खतरा रहता है। कभी कभी क्या होता है, आग तेज आवाज के साथ बुझने की बजाय क्या होगी, वह उल्टा नोजल के अंदर जलने लगेगी, तो उसको फ्लैशबैक बोला जाएगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। ध्यान से देखिए यह जोड़ कैसा है, हम लोग देख रहे हैं यह एक जोड़ है इस टाइप से, ठीक है, और दूसरा जोड़ हमारा यहाँ पे है, ठीक है, दिख रहा है आपको ये कैसा है? तो ये देखिए ये आधे से जुड़ा हुआ है, मतलब ये अगर एक मेटल हमारा यहाँ पे है, एक मेटल यहाँ पे है, तो दूसरा मेटल यहाँ से जुड़ा हुआ है। अरे ठीक है, दूसरा मेटल हमारा कहां से जुड़ा हुआ है? दूसरा मेटल हमारा यहां से जुड़ा हुआ है, एक यहां से यहां, तो यह आधा खुला हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? कॉर्नर ज्वाइंट। भाई दोनों के कॉर्नर जुड़े हुए हैं तो कॉर्नर ज्वाइंट हो गया, लेकिन कौन सा कॉर्नर? आधा ही जुड़ा हुआ है, तो हाफ कॉर्नर ज्वाइंट, हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट, आधा खुला हुआ है तो हाफ ओपन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट कब होगा? जब हमारा एक यहां हो गया फुल ओपन का मतलब दूसरा पार्ट यहीं रख करके फिर पीछे का हिस्सा लेंगे, या पूरा ओपन हो गया। पहले तो आधा ओपन था भाई, आधा दूर हमने रख दिया था, आधा ओपन था, अब इसमें क्या हो गया? पूरा ओपन हो गया, तो इस वाले क्या बोलेंगे? फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। इसको क्या बोला जाएगा? फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। ठीक है, पहला क्या है? प्लस कॉर्नर ज्वाइंट। देखिए जब पूरा खुला हुआ है तो फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट, आधा खुला हुआ है तो हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। और प्लस कॉर्नर ज्वाइंट कब बोलेंगे? जो पहला बोल रखा है प्लस कॉर्नर ज्वाइंट, तो जब हमारी क्या हो, जैसे यह हमारा एक मेटल हो गया, ठीक है, दूसरा वाला यहां से चला जाए, पूरा बंद हो, पूरा क्लोज हो। इसमें आधा ओपन था, इसमें पूरा ओपन था, जब पूरा क्लोज है तो प्लस कॉर्नर ज्वाइंट क्या हो जाएगा? प्लस कॉर्नर ज्वाइंट। जब हमारा पूरा क्लोज है, जब आधा है तो जैसे कि यह फिगर में आधा दिखा रखा था, तो आधा वाला क्या होगा? हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। पूरा पूरा खुला होगा तो फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। ठीक है, यहाँ फिगर भी मैंने अलग से ले रखा था, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा। देखिए यह क्या है? हाफ ओवरलैप है, तो यह क्या हो जाएगा? हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट हो जाएगा। यह पूरा ओपन है तो फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। भाई पूरा ओपन है, फुल ओपन। ये पूरा बंद है तो प्लस कॉर्नर ज्वाइंट। इसका फिगर हो गया प्लस कॉर्नर ज्वाइंट का। ठीक है, तीनों हो गए। उसके बाद है एक अलग से आपका सिंगल फिलेट लैप ज्वाइंट। सिंगल फिलेट लैप ज्वाइंट क्या होता है? तो देखिए इसके लिए मैंने आपको इधर फिगर ले रखा है, अभी यहाँ पे देखेंगे ना बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, यह है सिंगल फिलेट का। ऊपर वाला सिंगल फिलेट है, नीचे डबल फिलेट है। मैंने दोनों ले रखा है जिससे दोनों आपको समझ में आ जाए। यहाँ क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में आपके सिंगल प्लेट लैप ज्वाइंट दिया था। लैप का मतलब क्या? एक प्लेट पे जब दूसरी प्लेट चढ़ाकर जोड़ी जाए तो लैप ज्वाइंट होती है। तो यहाँ फिगर में देखिए इस प्लेट पे इस प्लेट को चढ़ा के जोड़ा गया है, लैप ज्वाइंट। तो जब हम चढ़ा के जोड़ते हैं ना, तो अगर हम सिर्फ एक ही साइड वेल्डिंग करें, जैसे दोनों प्लेट चढ़ा दी, अगर हम सिर्फ एक साइड वेल्डिंग कर दिए, इस साइड नहीं, एक ही साइड, सिर्फ ऊपर की साइड वेल्डिंग किए, नीचे की साइड वेल्डिंग नहीं किए, तो यह क्या कहलाएगा? सिंगल फिलेट लैप ज्वाइंट कहलाएगा। यही यहाँ फिगर में दिखाया गया कि देखिए पीछे की साइड वेल्डिंग नहीं किया, बस एक साइड वेल्डिंग किया, ऊपर की साइड, नीचे की साइड वाले में वेल्डिंग नहीं किया। जब एक ही साइड वेल्डिंग किया जाए तो सिंगल फिलेट लैप ज्वाइंट। ठीक है, और अगर वेल्डिंग दोनों साइड कर दिया जाए, जैसे दोनों प्लेट को चढ़ाने के बाद लैप ज्वाइंट हो गया, इधर वाले भी इससे भी वेल्डिंग कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। यहां भी फिगर में वही दिखाएगा कि ऊपर भी वेल्डिंग किया गया और नीचे भी वेल्डिंग किया गया। जब दोनों साइड वेल्डिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डबल फिलेट लैप ज्वाइंट हो जाएगा। एक ही साइड वेल्डिंग करेंगे, सिंगल फिलेट लैप ज्वाइंट। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? जो आपको फिगर दिख रहा है ना, वो आपका क्या है? एसी वेल्डिंग है। ठीक है, तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में दरअसल क्या कार्य होता है? तो एसी देखिए जो हमारी वेल्डिंग होती है, एसी वेल्डिंग होता है और डीसी वेल्डिंग होता है। डीसी वेल्डिंग मशीनों में दो तीन टाइप की आती हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा? एसी वेल्डिंग का। ज्यादातर हम लोग एसी वेल्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तो एसी वेल्डिंग सस्ता, क्योंकि जो भी डीसी वेल्डिंग मशीनें होती है ना, जो भी मशीनें डीसी पे काम करती हैं वो महंगी होती है। अब जनरल लाइफ में भी देख लेंगे ना, तो जो मशीनें डीसी पे वर्क करती है वो महंगी होती है, एसी पे काम करने वाली मशीनें सस्ती होती हैं। ठीक है, तो एक तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के फायदा कि सस्ता होगा, आसानी से उपलब्ध होगा, और इसका वर्किंग भी अच्छा है। या जो है हमारा ना, मतलब इसमें ब्लो आर्क वगैरह बनता है, वो सब चीजें एसी वेल्डिंग में कम बनती है। अभी आगे बताऊंगा आर्क ब्लो क्या होता है, आर्क ब्लो क्या होता है। तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? देखिए एसी वेल्डिंग जो होता है हमारा, वह क्या करता है? वह ठीक है, यह क्या करता है? लो वोल्टेज और हाई करंट उत्पन्न करता है। क्या?
लो वोल्टेज और हाई करंट उत्पन्न करता है। ठीक है, लो वोल्टेज मतलब कितना वोल्टेज हमें चाहिए होता है वेल्डिंग के लिए, तो 40 से 100 वोल्ट की जरूरत पड़ती है वेल्डिंग के लिए, 40 से 100 वोल्ट। और करंट चाहिए होता है 100 से 1000 एम्पियर, 100 से 1000 एम्पियर। ठीक है, तो जो हमारा एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर में एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे प्राइमरी मेन सप्लाई यहाँ से इसको दे दी गई है, और फिर इधर से हम लोग करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं कम ज्यादा। तो वही है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है क्या, हाई करंट की जरूरत पड़ती है और लो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। जो हमारे घरों में जनरली हमारे पास जो वोल्टेज आते हैं वो कितने रहते हैं, वह हमारे पास 220 या 440 वाले आते हैं। दो फेज यूज करेंगे तो 440 वाला आएगा, 220 वोल्ट या 440 वोल्ट आते हैं, जबकि हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ 40 से 100 वोल्ट चाहिए। आपके कितने हैं, आप अपने घरों में देखेंगे 220 वोल्ट, जनरली 200 वोल्ट आता है ना, 220 240, तो हमारे घर में 220 240 वोल्ट आते हैं, लेकिन हमें वेल्डिंग के लिए चाहिए सिर्फ 40 से 100 वोल्ट ही चाहिए। तो इसका मतलब हमारा एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा वो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, तो वह यूज किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाम से पता चल रहा है स्टेप डाउन है, डाउन का मतलब कम कर देगा, क्या कम कर देगा, वोल्टेज को कम कर देगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है, करंट को बढ़ा देता है। जनरली दो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, स्टेप डाउन और स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट को कम कर देता है। लेकिन वेल्डिंग में हमें क्या, वेल्डिंग में हमें लो वोल्टेज चाहिए और हाई करंट चाहिए, मतलब वोल्टेज कम और करंट ज्यादा चाहिए। इसका मतलब एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में हमें वोल्टेज कम और करंट ज्यादा चाहिए, तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, तो हमारा स्टेप डाउन यूज करेंगे, क्योंकि स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है, करंट को बढ़ा देता है। तो हमारे घरों में जो 220 440 वोल्ट की लाइनें आ रही थी, इनको हम लोग क्या करेंगे, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर देंगे। और एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में क्या लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि उस वोल्टेज को 220 440 वाले को 40 से 100 वोल्ट के बीच ला देता है, और करंट को 100 से 1000 एम्पीयर बढ़ा देता है, और हम इस तरह से आसानी से क्या कर पाते हैं, वेल्डिंग वगैरह आसानी से हो पाती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये चीज हमारा यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ऑप्शन दे रखा कहाँ गई, या कम वोल्टेज और कम वोल्टेज होना चाहिए और हाई करंट होना चाहिए ना, निम्न वोल्टेज उच्च धारा, पहला ही सही हो गया। ऑप्शन है निम्न वोल्टेज मतलब लो वोल्टेज और हाई करंट एम्पियर के कन्वर्ट कर देता है, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज भी करते हैं। और ये जो हमारा होता है ना एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, यह बहुत बेहतर भी होता है किसी भी काम के लिए। ये क्या होता है, लेकिन इसमें दिक्कत है कि ये केवल फेरस मेटल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, केवल फेरस मेटल के लिए यूज किया जाता है, नॉन फेरस के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। ये इसका नुकसान है कि नॉन फेरस के लिए यूज नहीं कर पाते हैं। देखिए आगे बोल भी रहा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है, आपसे यहां पे पूछ रखा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या, अधिक प्रारंभिक लागत, बिल्कुल गलत बात है, यह नुकसान नहीं है। मैंने बताया था कि भाई एसी वेल्डिंग, जो भी एसी पे काम करने वाली मशीनें होती है उनमें क्या होता है, उनकी लागत कम होती है, वो सस्ते मिलते हैं। डीसी पे काम करने वाली मशीनें महंगी मिलती है, तो ये गलत बात है कि लागत अधिक होगा। अगला कह रहा है आर्क ब्लो से मुक्ति नहीं, कि नहीं, गलत बात है। एसी जो है हमारा, इसमें आर्क ब्लो होने का चांस कम रहता है, डीसी में बहुत ज्यादा आर्क ब्लो आता है। आर्क ब्लो क्या होता है, तो जब हमारा क्या होता है, जब हमारा इलेक्ट्रोड से जब हमारी यह क्या होती है, लौ जल रही होती है, जो आर्क बन रही होती है, जो यह आग जल रही है, जो आर्क बनी हुई है, तो अगर यह निश्चित पथ से न चल के बार बार इधर उधर भटके, मान लीजिए हमें कहीं वेल्डिंग करना है, अगर आप क्या करोगे, ज्यादा ऊपर अगर इलेक्ट्रोड को उठा दोगे तो लपट क्या होगी, आपकी जो है इसकी जो आर्क लंबी बनेगी, आर्क लंबी बनेगी तो क्या होगी, पता चला आपको यहाँ सीधे वेल्डिंग करने जा रहे हैं, लेकिन वो कभी इधर भाग जा रही है, कभी इधर भाग जा रही है। तो जब हमारा आर्क अपने निश्चित पथ से इधर उधर भटकता रहता है तो उसी को आर्क ब्लो कहते हैं। जैसे आप देखें ना, अगर गैस को कम जलाओगे, थोड़ा थोड़ा जल रहा है तो सीधा चलेगा, पर गैस को ज्यादा जला दो, लंबी अगर उसकी लौ हो जाएगी तो इधर उधर भटकने लगती है, क्योंकि हवा लगती है जिस वजह से वो इधर उधर अपने मार्ग से भटकने लगता है। तो उसी को आर्क ब्लो बोलते हैं, कि अगर वह सीधा ना जल करके इधर उधर भागने लगे। ठीक है, तो एसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो नहीं होता है, उससे मुक्ति मिलती है। यहाँ पे लिखा है कि आर्क ब्लो से मुक्ति नहीं, गलत बात है। आर्क ब्लो हमारा एसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो नहीं होता है, जबकि ठीक है। अधिक रख रखाव लागत, देखिए मेंटेनेंस की बात कर रहा है, जब मशीन ही सस्ती है तो मेंटेनेंस भी तो सस्ता होगा, इसका मतलब यह भी गलत है। लास्ट कह रहा है अलौ धातु के लिए वेल्डिंग उपयुक्त नहीं है, अलौ धातु नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, सही बात है। नुकसान क्या है, कि ऑप्शन डी अलौ धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जो एसी वेल्डिंग होती है ये नॉन फेरस के लिए यूज नहीं कर सकते। एसी वेल्डिंग
एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज किया जाता है? यह फेरस मेटल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? फेरस मेटल के लिए, नॉन फेरस के लिए नहीं यूज कर सकते। जो हमारा एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, यह किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये हमारा यूज किया जाता है केवल लौह धातुओं के लिए, फेरस के लिए। इसमें भी हमें ध्यान देना, ठीक है, केवल फेरस मेटल के लिए, इसलिए केवल लिख दिया क्योंकि ये नॉन फेरस के लिए नहीं होता। इसमें भी यह जो फेरस मेटल में हमारा क्या, कास्ट आयरन भी फेरस मेटल में आता है, तो कास्ट आयरन की वेल्डिंग नहीं कर पाता है। एसी के दौरान हम लोग कास्ट आयरन की वेल्डिंग नहीं कर सकते, पाइप की वेल्डिंग नहीं कर सकते, पतली सीटों की वेल्डिंग नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है। इनको छोड़कर आई बात समझ में? मतलब हम लोग केवल फेरस मेटल की वेल्डिंग कर सकते हैं एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के द्वारा, लेकिन उसमें भी कास्ट आयरन, पाइप, पतली सीट, इन सबको छोड़ करके बाकी फेरस मेटल का, मतलब किसी भी नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग इसके द्वारा नहीं की जा सकती है। और इसमें जो होता है, बिना फ्लक्स वाला इलेक्ट्रोड भी नहीं यूज कर सकते हैं, बिना फ्लक्स वाला इलेक्ट्रोड यूज नहीं कर सकते। हाँ, बात समझ में? जैसे हमारा जो फ्लक्स, सॉरी, जो इलेक्ट्रोड होता है ना, कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे आते हैं जो बिना फ्लक्स के भी आते हैं और फ्लक्स भी चढ़ा होता है। तो जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, या सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स वाले इलेक्ट्रोड पे ही काम करेगा, बिना फ्लक्स वाले इलेक्ट्रोड का हम लोग इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा? चलिए आगे क्या कह रहा है? विद्युत लाइनों से दूर, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? कह रहा है ना, विद्युत लाइनों से दूर, मतलब जहां पे विद्युत लाइन ना हो। विद्युत लाइनों से दूर का मतलब क्या है? जहां पे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत नहीं है, अगर वहां पर हम लोग वेल्डिंग करना चाह रहे हैं तो कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन यहाँ पे काम आएगी? तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट में दे रखा है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, यह एसी वेल्डिंग मशीन है। बाकी ऊपर के रेक्टिफायर, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट, ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारे डीसी वेल्डिंग मशीन है। क्या है? डीसी वेल्डिंग मशीन है। आई बात समझ में? जो नीचे वाला लास्ट वाला वो हमारा क्या है? वो एसी वाला है। बाकी ऊपर के जो तीनों है ना, वो डीसी वेल्डिंग मशीन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो यहां इसमें भी अगर देखा जाए, अगर डीसी वाले में सबसे बढ़िया कौन सा होता है, तो रेक्टिफायर सेट होता है। कौन सा होता है? रेक्टिफायर सेट होता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है? इलेक्ट्रोड और जॉब दोनों में बेहतर ऊष्मा मिलती है। इलेक्ट्रोड व जॉब में बेहतर ऊष्मा प्राप्त होती है हमें। ठीक है, यह एसी को डीसी में बदल देता है, एसी को डीसी में बदलता है। या फिर कभी कभी हम लोग पर इसमें क्या लगाते हैं? रेक्टिफायर लगाते हैं, परिवर्तक लगाते हैं। उस रेक्टिफायर में परिवर्तन करके एसी को डीसी में या डीसी को एसी में भी बदल लेते हैं। डीसी को एसी में भी आसानी से बदला जा सकता है। किसके द्वारा? ये जो हमारा रेक्टिफायर सेट दे रखा है, इसके द्वारा। ठीक है, और ऊपर से एक और इसका फायदा है कि यह हमारा लव हॉलो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए? यह हमारा फेरस, फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए। और एक क्वालिटी है इसकी, एक चीज और नोट कीजिएगा, कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड के लिए, मतलब फ्लक्स वाला हो या बिना फ्लक्स वाला, दोनों के लिए, सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड के लिए। यहां से एक चीज समझ में आया कि हम देख रहे हैं कि जो ये रेक्टिफायर सेट है डीसी वेल्डिंग मशीन के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन यह सबसे बेहतर हमें लग रहा है। रेक्टिफायर सेट जो है हमारा, रेक्टिफायर सेट जो है वेल्डिंग वाला, यह सबसे अच्छी मशीन लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि इसके द्वारा इलेक्ट्रोड व जॉब में, इलेक्ट्रोड मतलब समझ रहे हैं ना, वही जो फिलर रॉड है। जब हम आर्क वेल्डिंग बनाते हैं तो जो हमारा जॉब होती है, जॉब को वेल्डिंग करने के लिए जो हमारा ये फिलर रॉड होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बोलते हैं, गैस वेल्डिंग में फिलर रॉड बोलते हैं। तो यही हमारा इलेक्ट्रोड हो गया और ये हमारा जॉब हो गया। दोनों में बेहतर ऊष्मा प्रदान करता है कौन? रेक्टिफायर सेट। अच्छी बात है। एसी को डीसी में बदल देता है, डीसी को एसी में भी बदल लेता है, अगर उसमें हम लोग सही से रेक्टिफायर का एक अलग से यूज करें तो। उसके बाद ये फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए यूज कर पा रहे हैं हम लोग। ये फेरस को भी वेल्डिंग कर ले रहा है, नॉन फेरस को भी वेल्डिंग कर ले रहा है, और सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड के लिए भी हम यूज कर पा रहे हैं। इसका मतलब इसके तो बहुत अच्छे गुण है। तो रेक्टिफायर सेट इसलिए सबसे बढ़िया वेल्डिंग में माना जाता है।
और यहाँ बात किया था विद्युत लाइन से दूर क्षेत्र में काम के लिए। तो विद्युत लाइन से दूर जाना है तो देखिए रेक्टिफायर सेट, ये जो फिगर है ना, ये रेक्टिफायर सेट का था। ऑप्शन ए का फिगर ये वाला है, ठीक है। और ये जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, यह मोटर जनरेटर सेट का है। किसका? बी वाले का है, मोटर जनरेटर सेट का है। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा था कि जहां पे विद्युत ना, विद्युत लाइनों से दूर, जहां पे विद्युत ना, तो देखिए रेक्टिफायर सेट में मैंने क्या बताया, एसी को डीसी में बदल देता है यह मशीन है। इसका मतलब यहाँ पे इनपुट के रूप में क्या चाहिए? एसी चाहिए। और यहाँ बोला था कि हमें वेल्डिंग कहां करना? विद्युत लाइनों से दूर, जहां पे मतलब विद्युत ही ना हो, विद्युत लाइन से दूर जहां पे विद्युत ना हो, जबकि हमें रेक्टिफायर के लिए क्या चाहिए? एसी चाहिए। तो इसका मतलब यह ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अगला क्या कह रहा है? मोटर जनरेटर सेट। देखिए मोटर के साथ जनरेटर, मतलब अगर मोटर हमारा घूमेगा तब जनरेटर को घुमाएगा और जनरेटर हमारा करंट उत्पन्न करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो मोटर है, मोटर को घुमाने के लिए क्या चाहिए होगा? हमें विद्युत चाहिए होगा। इसका मतलब यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बोला विद्युत का यूज नहीं होगा, विद्युत लाइन से दूर है हम। तो रेक्टिफायर के लिए भी विद्युत चाहिए होगा, मोटर को चलाने के लिए भी हमें विद्युत की जरूरत पड़ रही है, तो यह ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। लास्ट वाला क्या है? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। इसमें तो एसी लिखा ही है, मतलब इसमें भी विद्युत चाहिए, तो यह नहीं हो सकता। सी वाला ऑप्शन क्या है? इंजन जनरेटर सेट। ऑप्शन और सॉरी इसका फिगर देखना चाहेंगे तो यह है हमारा, सॉरी यह हमारा एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, यह है इंजन जनरेटर सेट। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है? 2 व्हील है और इस पर हमारा इंजन लगा हुआ है, और इंजन को खींच करके आप ले जाकर कहीं भी अपना चला करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये इंजन जनरेटर सेट। जैसे आपका क्या होता है, जनरेटर जो आता है उसमें वही तो होता है, उसमें बिजली की जरूरत नहीं होती। इंजन जनरेटर सेट, इंजन में हम क्या करेंगे? ऑयल डालेंगे, मतलब इंजन में हम लोग डीजल डाल देंगे, इंजन चालू हो जाएगा और इंजन फिर क्या करेगा? मोटर जो हमारे साथ उसके साथ डायनेमो लगा था उसको घुमा करके बिजली उत्पन्न कर देगा। तो ये इंजन जनरेटर सेट, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जहां पर विद्युत ना उत्पन्न हो। यह हालांकि काफी खर्चीला है, लेकिन जहां पर विद्युत नहीं है, कोई ऐसी जगह है जहां पर विद्युत नहीं है और आपको वहां पे वेल्डिंग करने की जरूरत है, तो वहां पे हम लोग इंजन जनरेटर सेट ले जाते हैं। क्योंकि इंजन में देखिए नाम ही लिख दिया इंजन, इंजन में तेल डाला जाएगा, अभी यहां में विद्युत की जरूरत नहीं है। बाकी एसी वेल्डिंग में भी विद्युत की जरूरत थी, मोटर को चलाने के लिए विद्युत की जरूरत थी, रेक्टिफायर में भी विद्युत की जरूरत थी। तो विद्युत लाइन से अगर दूर है तो हमें क्या चाहिए होगा? इंजन वाला चाहिए होगा, इंजन जनरेटर सेट। यहाँ पे हम लोग इंजन में तेल डाल के चलाएंगे और उससे हमें बिजली मिल जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंजन जनरेटर देख रहे हैं ना, इंजन यहाँ पे रखा हुआ, इंजन में तेल डाल के चला देंगे और ये अपना चला करके बिजली कहीं भी खींच करके इसको लेकर के जा सकते हैं। और ये आपका एसी वाला था, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वाला। अगला कह रहा है कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है? अभी मैंने आपको बताया कौन सा? रेक्टिफायर सेट। मैंने बताया कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। रेक्टिफायर सेट में क्या होता है? रेक्टिफायर सेट जो होता है यह सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड के लिए यूज किया जाता है, मतलब फ्लक्स वाला हो या बिना फ्लक्स वाला हो, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। इसके द्वारा जो है फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार के मेटल की वेल्डिंग की जा सकती है। इसके द्वारा इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा मिलता है। किसके द्वारा? रेक्टिफायर सेट के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बाकी मोटर जनरेटर सेट क्या है? अभी आपने देखा पीछे, जहां पे विद्युत लाइनों से दूर अगर हमें कहीं वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के ही अंतर्गत ये सब आते हैं। और इंजन जनरेटर सेट क्या है हमारा? इंजन जनरेटर देखिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एसी वाली की बात कर रहा है ना, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, जहां पे हमें एसी की जरूरत पड़ती है, वो क्या करता है? स्टेप डाउन उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है। और इंजन जनरेटर सेट वही सॉरी ये मोटर जनरेटर सेट था ना, इंजन जनरेटर सेट है जो कहीं दूर दराज हमें ले जाना है जहां पे विद्युत नहीं है, तब इसका यूज करते हैं इंजन में तेल डाल करके, ठीक है। मोटर वाले के लिए हमें एसी की विद्युत की जरूरत पड़ेगी मोटर को चलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एसिटिलीन गैस सिलेंडर पे किस रंग का पेंट होता है? देखिए यहाँ पे मैंने फिगर ले रखा है। जो छोटा वाला सिलेंडर होता है वह एसिटिलीन का होता है, जो पतला और लंबा होता है वह किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो यहाँ पे छोटा सिलेंडर कौन सा? यह वाला है, तो यह C2H2 कह सकते हैं, मतलब एसिटिलीन का सिलेंडर है। किसका सिलेंडर है? यह एसिटिलीन का है, यह एसिटिलीन का सिलेंडर हो गया। यह पतला और लंबा है तो यह ऑक्सीजन का सिलेंडर हो गया। किसका हो गया? ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर बात किया जाए कलर की, कई बार यही क्वेश्चन में पूछा भी है एसिटिलीन गैस का कलर, तो जो एसिटिलीन गैस होता है हमारा ना, ये मैरून कलर का होता है। किस कलर का होता है? जो इसका जो कलर होता है मैरून कलर, मैरून कलर का होता है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन का जो कलर होता है, इसका जो कलर होगा कौन सा कलर का होगा? तो ये ब्लैक कलर का होगा। कौन से कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा ऑक्सीजन। ये मैरून कलर का सिलेंडर, ऑक्सीजन ब्लैक कलर का सिलेंडर। उसके अलावा अगर बात की जाए
इनके पाइप की, तो पाइप को हॉज पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पाइप होती है हमारी ना, यह हॉज पाइप होती है। ये देखिए, ये कौन सा C2H2 वाला है ना, यह C2H2 की जो पाइप है, ये देखिए ये वाला, ठीक है। और ये कौन सी है? ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो पाइप होगी इसको भी हम लोग हॉज पाइप कहेंगे, और ये ग्रीन कलर की होती है। क्या बोलते हैं इसको? हॉज पाइप बोला जाता है, और कलर क्या होता है? ग्रीन होता है इस पाइप का। जबकि वहीं पे एसिटिलीन की बात किया जाए, यह जो एसिटिलीन वाली पाइप है, इसकी पाइप किस कलर की होती है? तो यह भी हमारी हॉज पाइप है, हॉज पाइप है, और इसका कलर जो होता है रेड होता है। क्या होता है? रेड होता है। या फिर कहीं कहीं पे मैरून कलर ही ले लेता है, सिलेंडर का कलर वाला ही ले लेता है। क्या ले लेता है? सिलेंडर के कलर वाला ही ले लेता है, रेड या फिर मैरून ही ले लेता है। वैसे ही इसमें भी कभी कभी ग्रीन की जगह पे जो ब्लैक कलर है सिलेंडर, तो सिलेंडर का ही कलर ले लेता है, ब्लैक भी ले लेता है। पर आपको ज्यादातर एग्जाम में ग्रीन मिलेगा और इसमें रेड मिलेगा। मीनिंग याद रखना है आपको, ठीक है? क्लियर हुआ? यह जो एसिटिलीन सिलेंडर है छोटा रहेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको पतला और मतलब इसके अपेक्षा लंबा रहता है। तो दोनों ऐसे ही पहचान जाएंगे। देखिए दोनों सिलेंडर में कौन सा ऑक्सीजन है? तो जो लंबा वाला है वो ऑक्सीजन। एसिटिलीन सिलेंडर मैरून कलर का, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक कलर का। एसिटिलीन सिलेंडर की जो पाइप होती है, ये दोनों पाइप, दोनों की पाइपों को हॉज पाइप कहते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर की जो पाइप होती है वो रेड कलर की होती है, कभी कभी मैरून भी ले लेते हैं। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप होती है वो ग्रीन कलर की होती है, कभी कभी ब्लैक भी यूज किया जाता है। और यह जो है आगे आपका, यह क्या है? यही हमारा क्या है? ब्लो पाइप है। यही हमारा क्या, जिसमें ये दोनों पाइपें आकर के जुड़ी हुई है, तो इसको हम लोग ब्लो पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लो पाइप, या फिर गैस वेल्डिंग टॉर्च। क्या बोला जाता है? गैस वेल्डिंग टॉर्च बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यह प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है। यह क्या है? प्रेशर रेगुलेटर है, प्रेशर रेगुलेटर। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रेशर रेगुलेटर है, ठीक है। प्रेशर रेगुलेटर हो गए। तो जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इसमें जो प्रेशर रेगुलेटर होता है, इसमें राइट हैंड की थ्रेड कटी होती है। कौन सी? राइट हैंड थ्रेड, राइट हैंड की चूड़ी कटी होती है। जबकि एसिटिलीन वाले पे लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है, लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। तो ये सारी डिटेल हो गई जो इनसे ज्यादातर पूछा जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यही सब पूछा जाएगा। तो सिलेंडर का कलर कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, या फिर ये पूछ लेगा कि उनके हॉट पाइप का कलर क्या है, या फिर ये आपको जो मैंने ब्लो पाइप है गैस वेल्डिंग टॉर्च बताया, या फिर इन पे जो प्रेशर रेगुलेटर लगे हुए हैं उन पे थ्रेड कौन सी कटी होती है। क्वेश्चन में यहाँ क्या था? एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? तो हम देख रहे हैं कौन से रंग का पेंट है भाई? एसिटिलीन का बात कर रहा है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर, एसिटिलीन गैस सिलेंडर है, और कौन से कलर का है? मैरून कलर का है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी सही हो जाए, मैरून कलर। एसिटिलीन गैस सिलेंडर मैरून कलर का होता है। ब्लैक, ब्लैक हमारा ऑक्सीजन होता है। ग्रीन, ग्रीन जो ऑक्सीजन की पाइप का कलर है। ब्लू, ब्लू भी होता है हमारा किसका? इनर्ट गैस का। जो इनर्ट गैस होती है ना, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस जिसे कहते हैं हम लोग, जो किसी से क्रिया ना करे, अक्रिय गैस। यह जो होता है, जो इनर्ट गैस से अक्रिय गैसें होती है, उनका सिलेंडर जो होता है ना, वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अक्रिय गैसों में कौन सा आ जाएगा? तो ज्यादातर हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं हीलियम, हीलियम, आर्गन, ठीक है। इसमें भी आपका ज्यादातर आर्गन यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? आर्गन यूज किया जाता है। तो हीलियम या आर्गन अगर कहीं पे किसी सिलेंडर में भरा हुआ है तो इनर्ट गैस होती है, और इनर्ट गैस वाली जो गैसें जिस सिलेंडर में भरी जाती है वो कौन सी कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। क्लियर? उम्मीद है आपका ये भी पार्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो ये ध्यान देंगे कि आर्गन वाली ज्यादातर हमारी यूज किया, जैसे TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस, ठीक है। तो वहां पे टंगस्टन का इलेक्ट्रोड हो जाता है, और उसमें जो होता है इनर्ट गैस के रूप में हम लोग ज्यादातर आर्गन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्लियर हुआ होगा। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमेशा की तरह मैं वही कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।